हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया नहीं, यानी हम लोग पहले अंग्रेज पढ़ रहे थे और अभी अंग्रेज हम लोग को पढ़ना बाकी है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रांसीसी यानी फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यानी जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां, उनका जो मंत्री का नाम था कोलबर्ट, उन्हीं के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ये कंपनी एक तरह से पूरी तरीके से सरकारी कंपनी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। यानी फ्रांसीसी कैरो, इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन, इसको एक पुडुचेरी नामक एक गांव मिलता है, ठीक है। और यही गांव आगे चलकर आज का पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पुडुचेरी नामक गांव था वो पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये किसको मिला था? तो फ्रांसीसी मार्टिन को मिला था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बना और वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। 1742 ईस्वी में डुप्ले को गवर्नर बनाकर भारत भेजा जाता है। और एक तरह से ये डुप्ले जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है। और इसका वो चाहता था कि भारत में क्या हो, एक छत्र अपना साम्राज्य स्थापित हो। लेकिन आगे चलकर उसकी मनसा जो होती है वो मतलब नहीं हो पाती है। वो उसका मनसा पर पानी फिर जाता है। और पानी फिरने वाले कौन होते हैं? तो अंग्रेज होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं, जिन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई तथा उनका वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया। यानी 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। उस युद्ध में फ्रांसीसियों का क्या होता है? पूरी तरीके से वर्चस्व समाप्त हो जाता है। यानी इस युद्ध में अंग्रेजों से हार जाते हैं और वहां से फ्रांसीसी का अंत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग अभी फ्रांसीसी, देखिए हम लोग इससे पहले पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अंग्रेज पढ़ रहे थे कल, ठीक है। तो बीच में हम फ्रांसीसी लाए, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बाद दोनों के बीच बहुत लंबी लड़ाई चलती है, ठीक है। और ये लड़ाई कहां पर शुरू होती है? तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से आंग्ल कर्नाटक युद्ध। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो क्या है? आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यानी इस युद्ध का आखिर होने का तात्पर्य क्या था? आंग्ल कर्नाटक युद्ध आखिर होने का ये क्या मतलब था? तो इस क्या था कि ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। क्योंकि दोनों ही, यानी ब्रिटिश और फ्रांस, अपने आप को बहादुर मानते थे। अब एक जंगल में 2 शेर तो नहीं रह सकता है। अगर एक जंगल में 2 शेर रहेंगे, 2 अगर शेर रहते हैं तो दोनों में क्या होगी? लड़ाई होगी और एक को मतलब हारना पड़ेगा। तो क्योंकि दोनों कंपनी क्या होती है? व्यापार करने के लिए आती है, और वो एक छत्र व्यापार करना चाहती है कि मतलब मैं अकेले व्यापार करूं। लेकिन दोनों ही देश क्या होते हैं? मतलब दोनों कंपनियां बहादुर होती है, ठीक है। अगला है कर्नाटक युद्ध का कारण। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस युद्ध का कारण क्या है। तो पहला है, कर्नाटक युद्ध का पहला कारण है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। यानी व्यापार करने में वो लोग एक छत्र चाहते थे। यानी भारत से व्यापार फ्रांस चाहते थे कि अकेले हम करें, और ब्रिटिश चाहते थे कि अकेले हम करें, ठीक है। तो पहला कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। दूसरा कारण है केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। यानी केंद्रीय शक्ति का मतलब मुगल की बात हो रही है यहाँ पर। यानी इस समय औरंगजेब की भी मृत्यु हो चुकी है, तो मुगल सत्ता भी क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। आखिर इस कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। यानी ये जो कर्नाटक का ये प्रथम युद्ध था, ये भारत से संबंधित नहीं था, ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था, ठीक है। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रिया एक देश है। अगर हम लोग मैप पर चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये यूरोप वाला पार्ट है ये, और यूरोप में यहाँ पर ऑस्ट्रिया है।
ऑस्ट्रिया है। इसका मतलब बॉर्डर जो होता है वो इटली से भी टच होता है। तो एक बार एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ था कि इसमें से ऑस्ट्रिया का बॉर्डर बॉर्डर जो होती है किससे नहीं लगती है, तो उसमें खैर ये ज्योग्राफी का चीज है। चलिए, तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रांस और ये अंग्रेज होते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये फ्रांस और अंग्रेज, ठीक है। यानी फ्रांस का आदमी, फ्रांस का जो गवर्नर चाहता था, राजा जो चाहता था, वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया का जो राजा बने वो हमारा आदमी बने, और अंग्रेज क्या चाहते थे कि ऑस्ट्रिया का जो शासक बने वो हमारा आदमी बने। इसी के लेकर दोनों में क्या था, ये उत्तराधिकार का युद्ध था। और ये अंग्रेज और फ्रांस चाहते थे कि जो भी व्यक्ति ऑस्ट्रिया में बैठे वो हमारे आदमी हो, मतलब हमारा आदमी हो, ठीक है। तो इसी के मतलब अब देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा, इसी को लेकर इस प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहां देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण ब्रिटेन एवं फ्रांस दोनों ही अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहते थे। अभी जो मैंने बताया वही उस लिखे हुए हैं, ठीक है। जिसके कारण जिन जिन क्षेत्रों में इन दोनों देशों की कंपनियां थी वहां भी तनाव उत्पन्न हो गया। यानी जैसे ही यहाँ पर ब्रिटेन यानी यूरोप में जैसे ही इन दोनों के बीच तनाव उत्पन्न होता है, इसके बाद इन दोनों देशों की, ये जो दोनों देश हैं फ्रांस और ब्रिटेन, इनके और भी जहां जहां भी देश में इनकी कंपनियां थी वहां भी क्या होता है, तो दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अतः भारत स्थित यह दोनों ही कंपनियां आपस में क्या होती है, टकराती है। भारत स्थित दोनों ही कंपनियां आपस में यहाँ भी टकरा जाती है। अंग्रेजी नौसेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया जाता है। शुरुआत किससे किया जाता है, यानी जो अंग्रेजों का जो नौसेना था उसको फ्रांसीसी क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब शुरुआत कहां से होती है। तो देखिए हम मैप से यहाँ थोड़ा सा आप लोग को समझाए हैं। ये इंडिया का मैप है, ये यहाँ पर मद्रास है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या चीज है, ये तो मद्रास है, ठीक है। और ये है पांडिचेरी। मद्रास पर कौन है, यानी इसको ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, अपने भाषा में समझते हैं। यानी मद्रास का किराएदार कौन है, मद्रास का किराएदार अंग्रेज है, और पांडिचेरी का किराएदार कौन है, तो फ्रांसीसी है, ठीक है। फ्रांसीसी यानी उस समय डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। तो जैसे ही वहां पर लड़ाई शुरू होती है यूरोप में, तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों के बीच, दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही तनाव उत्पन्न होती है, डुप्ले क्या करता है, जो ये पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, ये क्या करता है, ये जाकर मद्रास का घेरा डाल देता है। ये क्या करता है, ये मद्रास का घेरा डाल देता है। और यहाँ पर एक क्षेत्र है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक है ये। और कर्नाटक का संस्थापक कौन था, तो सादुतुल्ला था। यानी कर्नाटक का जो संस्थापक था सादुतुल्ला था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, दोस्तली बनता है। फिर दोस्तली का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है अनवरुद्दीन, जो नवाब बनता है वो। यानी अभी करंट में कौन है, तो अनवरुद्दीन है, ठीक है। तो यानी ये पूरा का पूरा ये जमीन किसकी है, अनवरुद्दीन की है, यानी भारतीय की। अनवरुद्दीन भारतीय ही राजा था, अनवरुद्दीन की है, अनवरुद्दीन की है। और अंग्रेज क्या होते हैं, मद्रास का किराएदार होते हैं, यानी रेंटर होते हैं। और पांडिचेरी के किराएदार कौन होते हैं, तो फ्रांसीसी होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डुप्ले मद्रास का घेरा डाल लेता है, अब यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है यूरोप में, दोनों देशों के बीच जैसे ही तनाव उत्पन्न होता है, तो ये डुप्ले क्या करता है कि मद्रास का घेरा डाल लेता है। उसके बाद ये मद्रास का जैसे ही घेरा डालता है, तो अंग्रेज भागकर कहाँ पहुंचते हैं, अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन के पास पहुंचकर अंग्रेज बोलते हैं कि यार देखिए साहब, ये मतलब डुप्ले क्या किया है, डुप्ले मतलब हमारे जो ये मद्रास है उसका घेरा डाल लिया है, अब हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग आपको किराया भी देते हैं, फिर ये डुप्ले कैसे, मतलब डुप्ले की ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि ये हमारा किला को मतलब घेर लिया। अनवरुद्दीन को लगा कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि ये मद्रास जो है ये अंग्रेजों की है, फिर ये डुप्ले क्यों, मतलब डुप्ले का ऐसी हिम्मत कैसे पड़ी कि मतलब अंग्रेजों पर वो घेरा डाल दिया। फिर उसके बाद अनवरुद्दीन डुप्ले के पास जाता है, यानी डुप्ले को बुलाता है और डुप्ले से पूछता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि अंग्रेजों का जो मद्रास वाली जगह है उस पर तुम डेरा मतलब कैसे उसको कब्जा में ले लिए। तब डुप्ले बोलता है, डुप्ले अनवरुद्दीन से बोलता है कि ठीक है,
आपको यहाँ से कितना रेंट आता है, यानी मद्रास से आपको अंग्रेज कितना रेंट देते हैं, तो ये अनरुद्दीन बोलता है कि यहाँ से हमको 50,000 अंग्रेज किराया देते हैं। तब डुप्ले यहाँ पर एक गेम खेलता है, डुप्ले बोलता है कि ठीक है, अंग्रेज आपको 50,000 देते हैं, हम आपको 10 लाख देंगे, यानी हमको यहाँ पर घेरा डाले रहने दीजिए, आपको अंग्रेज यहाँ से 50,000 किराया देते हैं, तो हम आपको कितना देंगे, 10 लाख देंगे। और साथ ही साथ ये मद्रास जीतने के बाद ये तो मद्रास मैं आपको ही दे दूंगा, हम थोड़े ना वापस फ्रांस लेकर जाएंगे। तब यहाँ पर अनरुद्दीन खुश हो जाता है कि चलो भाई, हमको फ्री में मिल रहा है, एक तो अंग्रेज हमको किराया 85,000 दे रहे हैं, लेकिन डुप्ले तो कह रहा है कि हम आपको 10 लाख देंगे, तथा साथ ही साथ ये मद्रास जीतकर आपको ही दे देंगे। तो अनरुद्दीन कहता है कि ठीक है भाई, तुम अपना घेरा डाले रखो, कोई दिक्कत नहीं, अब अंग्रेज तुमको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ का सिचुएशन ऐसा बन रहा था। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है यहाँ से, पांडेचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, इसने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडेन, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, ला बुडेन से सहायता मांगा। ये दोनों ब्रिटिश को घेर लेते हैं तथा ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। यहां से भी अनरुद्दीन भी लोग की इजाजत दे दिया कि ठीक है, जाइए आप, मतलब कब्जा कर लिए, हम कब्जा कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद ये अंग्रेज और ये क्या होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो होता है, वो मॉरिशस के जो गवर्नर होता है लॉ बुडेन, यानी वो फ्रांसीसी ही होता है, दोनों मिलकर जाते हैं और इस पर घेरा डाल लेते हैं। ठीक है, और उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और क्या होता है कि इस युद्ध में क्लाइव बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं, तो यानी बुडेन और ये डुप्ले मिल जाते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं तो दोहरी ताकत हो जाती है, बेचारा क्लाइव अकेले रह जाता है, यानी अंग्रेज अकेले रह जाते हैं। इधर यहाँ अनरुद्दीन का भी साथ फ्रांसीसियों का मिल चुका है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बना लिया जाता है तथा 4 लाख पाउंड हर्जाना लेकर फिर इसे छोड़ा जाता है। ठीक है, 4 लाख पाउंड हर्जाना लेकर इसको रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ा जाता है। इसी में एक युद्ध है सेंट थोमे का युद्ध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट थोमे का युद्ध बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस युद्ध में अनरुद्दीन एवं ब्रिटिशों की हार होती है। इस युद्ध में क्या होता है, अनरुद्दीन, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो वादा किया था, ये डुप्ले वादा किया था कि आपको मैं 10 लाख रुपया तथा ये क्या बोलता है, मद्रास आपको मैं जीत कर दूंगा। लेकिन ये अपने बातों से क्या होता है, डुप्ले मुकर जाता है। और ये युद्ध होने के बाद क्या होता है, अनरुद्दीन जब जाता है डुप्ले के पास कि भाई दे दो, आपने जो वादा किया था आप हमको दीजिए, तब यहाँ से डुप्ले कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा छोटा मोटा वादा मैं करते रहता हूँ। ठीक है, और ये अनरुद्दीन को ये जीतकर मद्रास नहीं देता है, तथा जो 10 लाख ये किराया देने की बात कही थी वो भी झूठा, मतलब वो भी नहीं दिया था, वो भी नहीं देता है। ठीक है, तब यहां से अनरुद्दीन डुप्ले से क्या होता है, नाराज होता है। ठीक है, अब अनरुद्दीन किससे जाकर मिल जाएगा, फिर अनरुद्दीन जाकर ये अंग्रेजों से जाकर क्या होता है, मिल जाता है। तो इस युद्ध में अनरुद्दीन एवं ब्रिटिशों की हार होती है एवं फ्रांसीसियों की जीत होती है, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहा था। यानी सेंट थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में अनरुद्दीन एवं ब्रिटिशों की हार होती है एवं फ्रांसीसी की जीत होती है, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहा था। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इस युद्ध में 230 फ्रांसीसी सैनिक थे तथा 700 भारतीय सैनिक थे। इन सैनिकों का ट्रेनिंग फ्रांसीसी तर्ज पर हुआ था। यानी इस युद्ध में 230 कौन सैनिक थे, तो फ्रांसीसी सैनिक थे, यानी मूल रूप से वो फ्रांस के थे, तथा 700 भारतीय सैनिक थे। उसमें भारतीय सैनिक की संख्या कितनी थी, 700 थी, लेकिन वो फ्रांसीसियों की ओर से लड़ रहे थे, और उनको ट्रेनिंग भी किससे मिली थी, तो फ्रांसीसी तर्ज पर ही मिली थी। ठीक है, तो कितने हुए, 7 2 9, यानी 950 सैनिक। और इधर महफूज खां के नेतृत्व में 1000 भारतीय सैनिक थे, 1000 नहीं 10,000, यानी महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिक थे, जिनको ट्रेनिंग कुछ भी नहीं मिली थी, ये बिना ट्रेनिंग के ही लड़ रहे थे। और इस पर ये 950 सैनिक 10,000 सैनिक पर भारी पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अनरुद्दीन और ब्रिटिश इस युद्ध में हार जाते हैं और फ्रांसीसियों की जीत होती है। महफूज खां जो भारत की ओर से, मतलब भारतीय रहते हैं, अपने
मतलब बिना ट्रेनिंग के ये 10,000 सैनिक को लेकर युद्ध में जाते हैं और वो युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है, और यहीं से ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उधर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इधर जो पहले ऑस्ट्रिया का उधर उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, यानी फ्रांस कह रहा था कि ऑस्ट्रिया का आदमी हमारा होगा, अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं, ऑस्ट्रिया का जो शासक होगा वो कोई हमारा आदमी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो जाता है तथा ला एक्सला-सेपल, इस संधि को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ला एक्सला-सेपल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है तथा मद्रास पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है, ठीक है। संधि हो जाती है, यानी एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, ला एक्सला-सेपल की संधि। और जैसी ही संधि होती है, पुनः फिर मद्रास क्या किया जाता है, जो डुप्ले मद्रास पर कब्जा कर लिया था, अब ये मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे दिया जाता है, ठीक है। और ये ला एक्सला-सेपल संधि है और ला एक्सला-सेपल संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला आएगा दूसरा यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।